आगे बोलो। अभी तक हमने पढ़ा कि वन प्राकृतिक संसाधनों के अंतर्गत वनों का प्रत्यक्ष महत्व। अब हम पढ़ेंगे प्राकृतिक संसाधनों के संसाधन जो वन है उसके अंतर्गत अप्रत्यक्ष रूप से वनों का क्या महत्व है। इनडायरेक्ट इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट। सबसे बड़ा जो अप्रत्यक्ष रूप में हम देखते हैं इंपॉर्टेंस है जो फॉरेस्ट का है, वनों का है, वो जिसमें है क्लाइमेट कंट्रोलर, जो ये है जलवायु को नियंत्रित करता है। जो प्राकृतिक संसाधनों में जो वनों का जो वन जो है वो आपको संतुलित करता है। अगर वनों का क्षेत्र है वहां पर जहां पर वर्षा नहीं होती, अगर वनों की मात्रा ज्यादा है तो वहां पर वर्षा होगी। और सबसे बड़ी बात है शुष्कता में कमी आती है। जो ड्राई चीज है, ड्राई एरिया है, वहां पर कमी आती है। तापमान की जो वृद्धि हो जाती है, अगर तापमान बढ़ जाता है तो तापमान में कमी आ जाती है। तो इस तरह से क्लाइमेट कंट्रोल के रूप में भी वन का अप्रत्यक्ष रूप में महत्व रहता है। तापमान को कम करने में सबसे ज्यादा इसका का एक माध्यम है जो कम कर सकता है। दूसरा है सेल ऑफ ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन का कोश है। आप सभी जानते हैं कि वनों के द्वारा ऑक्सीजन प्राप्त होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जब पौधा करता है तो वो भोजन का निर्माण के साथ साथ ऑक्सीजन को वायुमंडल के अंदर भेजता है, जो ऑक्सीजन हम उपयोग में लेते हैं। बिना ऑक्सीजन के हमारा जीवन नहीं चल पाता, किसी भी सजीव प्राणी का जीवन नहीं चल सकता है। तो इसके आधार पर हम देखते हैं कि वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा परिपूर्ण रूप से बनी रहती है। फिर है पॉल्यूशन कंट्रोलर, प्रदूषण को नियंत्रित करने में भी बहुत ज्यादा सहायक है। जब पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं और प्रकाश संश्लेषण की जब क्रिया करते हैं तो उसमें उनको ऑक्सीजन को छोड़ने के साथ साथ वो कार्बन डाइऑक्साइड गैसेज, मानव द्वारा अपने दैनिक जीवन में कार्बन डाइऑक्साइड गैसेज कुछ तो वो खुद छोड़ता है और कुछ उसको हम जो चीजें दैनिक चीज में उपयोग में लेते हैं जिसके अंतर्गत कार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है और वो ऑक्सीजन के आधार पर कार्बन डाइऑक्साइड दोनों को लेकर के, कार्बन के दो तत्व और ऑक्सीजन का एक तत्व जब मिल जाता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है कि वो पौधों के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। तो इस तरह से जितने भी प्रदूषक जो गैसेज है वो जो व्यक्ति के लिए हार्मफुल है, जो हानिकारक है, वो पौधों के द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। प्रदूषण के रूप में वृक्षों का जो अवशोषण होता है वो किया जाता है। और हरित पट्टिका का सुझाव औद्योगिक प्रदूषण से मुक्ति के लिए प्रमुख उपाय माना गया है। अगर हम हरित पट्टिका का सुझाव दें, पौधों के द्वारा जो हरित पट्टिका तैयार की जाती है उसमें औद्योगिक प्रदूषण से मुक्ति करने का प्रमुख कारण है। और विशाल आवास, ब्रॉड हाउस के रूप में जो प्राकृतिक संसाधन है वन्य जीव पशु पक्षियों के लिए एक अमूल्य उपहार के रूप में है। हम देखते हैं जितने भी प्रकार के जो जंगल हैं जिनको हम घना पक्षी, केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य है, जितने भी राष्ट्रीय अभ्यारण्य हैं वो वनों के अंतर्गत देखे गए हैं। उन वनों के अंतर्गत ही वो एक तरह से एक ब्रॉड हाउस के रूप में पशु पक्षियों को एक साथ रखने के रूप में भी, क्योंकि वहां पर जो ब्रॉड हाउस है वहां पर बहुत सभी तरह के पशु और पक्षी रहते हैं, एक साथ विचरण करते हैं। तो इस आधार पर भी अप्रत्यक्ष रूप में पौधे जो वन है उनका अपना एक आवास के रूप में उनको स्थान देते हैं। बाढ़ नियंत्रण, पोल कंट्रोलर, बाढ़ नियंत्रक के रूप में अगर देखें तो वनों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण उपयोगी है, जिसके अंतर्गत बाढ़ की जो विनाशकारी लीला को कम कर सकता है। बाढ़ नियंत्रण के अनेक उपयोग में अधिक से अधिक वृक्षारोपण सबसे ज्यादा बहुत जरूरी है। आप देखते हैं कि ज्यादा से ज्यादा अगर वृक्ष होंगे तो बाढ़ का जो एक तेज बहाव आता है उस तेज बहाव को कम करने में सबसे ज्यादा योगदान वृक्षों का ही होता है। इसीलिए कहा जाता है कि ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाइए ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन प्राप्त हो सके। और जो पानी का जो तेज बहाव है जो मिट्टी के कटाव को भी रोकता है, वन दो तरह से इसका उपयोग होता है। वनों का वन दो तरह, अप्रत्यक्ष रूप में दो तरह से इसके लाभ है। सबसे पहली बात है कि बाढ़ की जो तेज गति है उसको कम करता है और साथ ही जो मिट्टी का जो ऊपरी कटाव है उसको कम करता है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा अगर पेड़ होंगे तो वहां पर मिट्टी और जल एक साथ तेज बहाव में बह के नहीं जा सकती है। उसमें किसी भी तरह का नुकसान नहीं देखा जाता है, कम नुकसान होता है।
मृदा क्षरण नियंत्रण के रूप में भी वनों का सबसे ज्यादा उपयोग है, जहां पर देखते हैं धीरे धीरे ही भूमि उनको सोख लेती है और उन वृक्ष स्थान में मृदा क्षरण के रूप में सबसे ज्यादा कारण उपजाऊ मिट्टी को बेहतर एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाने देती। जैसे कि मैंने अभी आपको बताई गई मृदा क्षरण के रूप में मृदा का जो कटाव है, मृदा की जो उपजाऊ जो स्तर है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाने लगती है, वो वहीं आसपास के क्षेत्र में मृदा उपजाऊ क्षेत्र रहता है। तो इस तरह से ये सॉइल इंश्योरेंस कंट्रोलर के रूप में कार्य करती है। फिर है बेस ऑफ नेचुरल ब्यूटी, प्राकृतिक सुंदरता का आधार। प्राकृतिक सुंदरता का आधार है, आप सभी जानते हैं, जितना भी हम सभी हैं प्रकृति से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, प्रकृति के अंदर ही हम रहना चाहते हैं। जितना हम अपने आप को अच्छा तरोताजा पूर्ण महसूस करते हैं वो प्रकृति के अंदर ही देखते हैं। अब इस प्रकृति के अंदर सबसे ज्यादा योगदान होता है वृक्षों का। अगर हरी भरी हरियाली है तो आपका मन प्रसन्न होगा। इसके लिए प्रोफेसर एस दुबे ने बहुत अच्छी बात पंक्ति के रूप में लिखा है कि तरुओं के सुंदर गीतों से मन शीतल निर्मल होता है। जानते हैं, तरुओं के निर्मल सुंदर गीतों से मन शीतल निर्मल होता है। सानिध्य मिले हरियाली का तो जीवन सुखमय होता है। ईश्वर दर्शन की से शांति मिले, ईश्वर दर्शन से शांति मिले, वह वन दर्शन से होती है। आओ इसका विस्तार करें, मानव जीवन की ज्योति है। तो इन चार पंक्तियों में बहुत सारी बात कही है कि इस जो पौधे जब हवा के साथ में एक हवा में जब ये झूलते हैं, इसकी पत्तियां एक दूसरे से टकराती हैं, उसकी जो आवाज होती है वो आपको गीतों के रूप में कानों को बहुत ज्यादा कर्णप्रिय लगती है और इसकी मन की जो शीतलता है उसको निर्मल करती हैं। और इसके अगर हरियाली का अगर व्यक्ति को सानिध्य मिलता है तो उसका जीवन एकदम सुखमय होता है, वो तनावपूर्ण नहीं रहता है। और साथ ही साथ ईश्वर जैसी शांति, जिस तरह से व्यक्ति अपने मन को शांत करने के लिए एक मंदिर में जाता है, वहां जाके पूजा अर्चना करता है, और इसी तरह से अगर व्यक्ति को इस वनों का सानिध्य मिले, उस प्रकृति का सानिध्य मिले, जिसमें हम देखते हैं कि आज सुबह सुबह व्यक्ति मॉर्निंग वॉक के लिए निकलता है, उस मॉर्निंग वॉक में उसे एक ईश्वर जैसी शांति प्राप्त होती है। और वनों के दर्शन से ही प्राप्त हो सकती है ईश्वर की शांति, क्योंकि वनों को हमारे वैदिक वेदों में वनों को देवता के रूप में पूजा जाता है। आज भी हम खेजड़ी की पूजा ब्रह्मा विष्णु के रूप में करते हैं, भगवान विष्णु के रूप में उनको पूजा किया जाता है। पीपल की भी पूजा की जाती है, खेजड़ी की भी पूजा की जाती है। इस तरह से अलग अलग वृक्षों की पूजा की जाती है। और अगर हम ज्यादा से ज्यादा पेड़ों का विस्तार करते हैं, हाँ, व्यक्ति अगर पेड़ लगाता है उससे जीवन की सबसे ज्यादा ज्योति मिलती है। कहते हैं कि व्यक्ति को अगर ज्योति बढ़ानी है तो हरियाली के बीच में रहना चाहिए, पेड़ पौधों के बीच में रहना चाहिए। हरियाली का इतना इफेक्ट है कि ये भी कहा जाता है कि अगर व्यक्ति को ग्रीन घास में चलता है, ग्रीन घास मतलब हरी जो घास होगी, अगर उस पर चलता है तो वो उसके नंगे पैर चलने से व्यक्ति की जो आंखों की ज्योति दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जाती है और व्यक्ति का जो तनाव है, मानसिक शांति है, मानसिक जो क्रोध है वो भी शांत होता है। तो वनों का एक प्राकृतिक सुंदरता का आधार के रूप में भी इसका हमारे जीवन के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है। फिर है हेल्पफुल टू एनवायरमेंटल बैलेंस, पर्यावरण के संतुलन के लिए भी इसका बहुत ज्यादा सहायक है। जितनी भी जहरीली गैसेस है उनका ये अवशोषण कर लेता है और उचित वर्षा करता है, तापमान की अधिकता को कम करता है, तो इस वायुमंडल में प्राणदायक गैसों को देता है। तो इस तरह से जो हेल्पफुल टू एनवायरमेंटल, पर्यावरण के संतुलन को बनाने में बहुत ज्यादा वनों का योगदान रहता है। इंपॉर्टेंस इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, जो कृषि के उत्पादन में भी वनों का बहुत महत्व रहता है। वनों एवं वृक्षों की पत्तियां कृषि योग्य भूमि के लिए पहुंच जाती है। सड़कें जब विभिन्न प्रकार के जीवाश्मों का निर्माण करती है तो भूमि की उर्वरक शक्ति की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है। तो कहने का मतलब है जैसे जैसे पतझड़ आता है तो पतझड़ में क्या होता है, सारे पत्ते भूमि के अंदर गिर जाते हैं जितने भी, और फिर वो जब धीरे धीरे जब उस बारिश होती है तो सड़ते हैं, गलते हैं, तो वो भूमि के अंदर चले जाते हैं और उससे क्या है, भूमि की उर्वरक क्षमता बढ़ती जाती है, क्योंकि जितने भी खनिज पदार्थ हैं वो उस पेड़ के माध्यम से उन पत्तियों तक पहुंच चुके हैं। वो पत्तियां वापस जब भूमि में गिरती हैं तो उस भूमि को और ज्यादा उपजाऊ बनाती है। तो इस तरह से इंपॉर्टेंस इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, जो प्राकृतिक जो कृषि उत्पादन है उसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है अप्रत्यक्ष रूप में। फिर हेल्पफुल टू
वाटर साइकिल, जल चक्र में भी इसका अपना एक योगदान है। जल चक्र में आप देखते हैं कि जल चक्र में वन संसाधन का प्रमुख कारण है कि वृक्ष और पेड़ पौधे मिट्टी से जल का अवशोषण करते हैं और जल वाष्पीकरण की क्रिया के द्वारा वायुमंडल में पहुंचता है और फिर वो वर्षा के माध्यम से जल नीचे आता है। तो पौधे ही है जो वर्षण का कार्य करते हैं और उस वर्षण के द्वारा हम अपना जीवन चलाते हैं। तो वन भी एक प्राकृतिक संसाधन के रूप में होता है। फिर है फॉरेस्ट एरिया इन इंडिया। प्रोडक्शन रिलेटेड फंक्शन आता है, सिक्योरिटी रिलेटेड फंक्शन है, बैलेंस रिलेटेड है। इसमें अगर हम देखें वनों का प्रमुख कार्य है उत्पादन संबंधी कार्य होता है, फिर है सिक्योरिटी रिलेटेड फंक्शन है और सुरक्षा संबंधी कार्य होता है। सुरक्षा जैसे यातायात के जितने भी साधन बनाए जाते हैं उनमें लकड़ी का उपयोग किया जाता है, चाहे बस है चाहे हवाई जहाज है, उनमें भी कहीं कहीं की मात्राओं में लकड़ी का उपयोग किया जाता है। तो इस तरह से सुरक्षा संबंधी साधनों में भी लकड़ी का उपयोग होता है। फिर है प्रोडक्शन, फिर आता है आपका बैलेंस रिलेटेड, संतुलन संबंधी कार्य है, जो जल चक्र है, वायु चक्र है, इनको संतुलन करने में भी वनों का महत्वपूर्ण योगदान है। प्रोडक्शन रिलेटेड, प्रोडक्शन में आपको जैसे बताया कि जितना भी उत्पादन कार्य है, चाहे वो फल हो, लकड़ी हो, दवाइयां हो, दुर्लभ औषधियां हो, कच्चे माल की प्राप्ति हो, इन सभी में जितना भी प्रोडक्शन का कार्य है उसके अंतर्गत भी वनों के प्रमुख कार्य होते हैं। तो फॉरेस्ट एरिया इन इंडिया, इंडिया में 3 तरह से इसका वनों का प्रमुख कार्य होता है, जिसमें अपन देखते हैं नंबर जो पहला है अंडमान निकोबार में जो वनों का जो क्षेत्र है वो 92.3% तक देखा गया है। दूसरा है मिजोरम, मिजोरम के अंतर्गत हम 89.1% तक इसका क्षेत्र देखते हैं। फिर आता है नागालैंड, नागालैंड के अंतर्गत 85.8% तक वृक्ष का जो क्षेत्र है वन क्षेत्र है। फिर है अरुणाचल प्रदेश जिसमें 81.9% तक वन क्षेत्र है, मणिपुर में 78%, फिर हरियाणा में 1.7%। अब आप लगा सकते हो अंदाजा कि सबसे ज्यादा जो वन जो क्षेत्र है, आच्छादित जो क्षेत्र है, जहां पे सबसे ज्यादा वन पाए जाते हैं वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। फिर उसके बाद में आपका है मिजोरम के अंतर्गत आते हैं, फिर है नागालैंड, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर मणिपुर, फिर हरियाणा। तो इस तरह से हम हरियाणा के अंतर्गत 1% वन क्षेत्र पाया जाता है। तो ये फॉरेस्टिक एरिया कुछ ऐसा है जो वनों के अंतर्गत देखा जाता है। और भारत में औसत प्रति व्यक्ति 0.06 हेक्टेयर है, औसतन बताया गया है, जिसके अंतर्गत हम देखते हैं। और इसका जो क्षेत्रफल है जो हम देखते हैं कि संपूर्ण क्षेत्रफल में 19.4% क्षेत्र ही भारत का 19.4% क्षेत्र ही वनों से आच्छादित माना गया है। फिर फॉरेस्ट डिस्ट्रक्शन, वन विनाश के बहुत सारे कारण हैं। फॉरेस्ट डिस्ट्रक्शन बर्ड के अंदर है और फॉरेस्ट डिस्ट्रक्शन भारत के अंदर है। तो बर्ड के अंदर जो डिस्ट्रक्शन हो रहा है जिसमें हम देखते हैं कि बर्ड में भारत ही नहीं, टर्की है, इटली है, ब्राजील है, थाईलैंड है, आदि देशों में सबसे बड़ी जो समस्या आ रही है वनों के संसाधनों की आ रही है। टर्की में मात्र 23% भूमि पर ही वन पाए जाते हैं। थाईलैंड में प्रतिवर्ष 4 लाख हेक्टेयर भूमि में वन उन्मूलन का कार्य दिया जाता है। इटली में वन विनाश की तीव्रता हो जाने के कारण अनुमानतः लगभग केवल 15 वर्षों तक ही वनों को 15 वर्षों में जो वन है वो पूरे के पूरे समाप्त हो जाएंगे। तो ये एक बर्ड का वन विनाश के अंतर्गत है। और भारत के अंतर्गत अगर हम देखें तो भारत के अंतर्गत जो टेहरी बांध परियोजना है, नर्मदा सागर परियोजना है, सरदार सरोवर के माध्यम से वनों को उन्मूलन कार्य किए जा रहे हैं। 2001 के आंकड़ों के आधार पर 19% वन रह गए हैं और 10 मिलियन हेक्टेयर की दर से वनों का विनाश हो रहा है। और इसमें हम देखते हैं पर्यावरणीय समस्याएं बहुत सारी आ रही हैं। तो ये है एक विश्व के आधार पर जो वनों का विनाश हो रहा है और भारत के आधार पर वनों का जो विनाश हो रहा है। फिर आती है बात आपका कॉजेज ऑफ फॉरेस्ट डिस्ट्रक्शन। बहुत सारे कारण हैं, जैसे पॉपुलेशन ग्रोथ है, जनसंख्या वृद्धि जबकि सबसे बड़ा कारण रहा है, जिसके बारे में हम जानते हैं कि जितनी जनसंख्या होगी उतनी व्यक्ति की आवश्यकता होती है। एक्सटेंशन ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, एक्सटेंशन ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, आप देखो सबसे ज्यादा कृषि का जो विस्तार हो रहा है उसके कारण भी वन का विनाश हो रहा है, क्योंकि कृषि के लिए भूमि चाहिए, वनों को काटा जा रहा है, जिसके कारण जो पेड़ हैं वो नष्ट होते जा रहे हैं।
ट्रांसफर्ड एग्रीकल्चर, जो एक कृषि स्थानांतरित की जा रही है, एक कृषि को एक दूसरी कृषि में स्थानांतरित कर दिया जाता है, वनों की कटाई अवैध रूप में हो रही है। दक्षिणी पूर्वी एशिया में वनों का विनाश सबसे बड़ा कारण यह है, ट्रांसफर जो किया जा रहा है, कृषि का जो स्थानांतरण किया जा रहा है, इसका प्रमुख कारण है। फिर फॉरेस्ट फायर, वन अग्नि भी एक सबसे बड़ा कारण है। कभी कभी जब वायुमंडल में तापमान बढ़ जाता है और तापमान बढ़ने से वनों में जो गर्मी का जब समय आता है, तापमान बढ़ जाता है, तो उसमें आग लग जाती है और आग लगने से पूरा जो पूरा क्षेत्र है, वनों का जो क्षेत्र है, पूरा का पूरा जलकर भस्म हो जाता है। तो इसके कारण भी वनों का विनाश हो रहा है। फिर है एक्सटेंशन ऑफ प्रोफेशनल एग्रीकल्चर, जो व्यापारिक कृषि का जो विस्तार हो रहा है, जैसे चाय है, कॉफी है, रबड़ है, इसके लिए जो बागान तैयार किए जा रहे हैं, इन बागों की भूमि की आवश्यकता होती है। इन भूमि के लिए फिर उन वृक्षों को काट लिया जाता है। तो इस तरह से एक्सटेंशन ऑफ प्रोफेशनल एग्रीकल्चर के रूप में भी हम देखें, व्यापारिक कृषि का जो विस्तार हो रहा है, इसके कारण भी वनों का विनाश हो रहा है, जिसमें सबसे भारत ही नहीं इसमें अग्रणी करनी है, इसमें मलाया, इंडोनेशिया, लंका, श्रीलंका आदि देशों में भी इसका सबसे ज्यादा, इन देशों में भी वनों को बहुत ज्यादा काटा जा रहा है। डेवलपमेंट ऑफ मेडोज, चरागाहों का विकास है। अब आप जानते हैं कि वनों के साथ अगर वनों को काटोगे, चरागाहों को अधिक मात्रा में करने के लिए वनों को काटा जा रहा है। अगर जो चरागाह है, अगर आपको एक चरागाह क्षेत्र खोलना है, तो उसमें आप वनों को काटेंगे, फिर वो चरागाह क्षेत्र बनेगा, वहां पर सारे के सारे जंतु जो पशु हैं वो चरेंगे। तो इस आधार पर हम देखते हैं तो चरागाह का क्षेत्र की वृद्धि के कारण भी वन विनाश हो रहा है। फिर है पशुओं का अति चारण, सबसे बड़ी देखते हैं कि संख्या, मानव निवास का होना, पालतू पशुओं के निवास का होना। अब मानव को अगर व्यक्ति को निवास करना है, अगर उसको घर बनाना है, तो वो वहां पर पेड़ को कटवाता है और फिर वो अपना घर का निर्माण करता है। इस कारण भी वन विनाश हो रहा है। आप देख रहे हैं कि सरकार द्वारा भी बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं और जिसमें तो वन विनाश के कारणों को ध्यान रखा जाता है, परंतु कुछ ऐसी प्राइवेट संस्थाएं कार्य कर रही हैं, जो सरकारी संस्थाएं नहीं है, गैर सरकारी संस्थाएं भी बहुत सारे क्षेत्र में व्यक्तियों को घर उपलब्ध कराने के लिए वहां पर वृक्षों के ऊपर अतिक्रमण के रूप में कार्य कर रही है, वृक्षों को काट रही है। फिर इस तरह से पशुओं के अतिचरण के कारण भी ये होता है। फिर है बहुउद्देशीय परियोजनाएं, जो समय समय पर जो बहुउद्देशीय जो मोर ग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स एंड मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, बहुत सारे बहुउद्देशीय जो परियोजनाएं चलाई जा रही हैं, जैसे नदियों का बनना, चंबल घाटी परियोजनाएं बनना। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी घाटी परियोजनाएं हैं जिनके द्वारा उन परियोजनाओं में जैसे सरदार सरोवर परियोजना बनी है, नदी का निकास करना है और रोड का निर्माण करना है। मतलब कुछ ऐसे क्षेत्र आप देखें, सड़कें पहले छोटी हुआ करती थी, आज 4 लाइन 3 लाइन इस तरह की सड़कें हो रही हैं। 1 लाइन 2 लाइन, 2 लाइन से फिर 3 लाइन हुई, 3 लाइन से फिर 4 लाइन हुई। तो इस तरह से जैसे जैसे सड़कों की चौड़ाई बढ़ती जा रही है, उसके आसपास के क्षेत्रों में, उसके आसपास के एरिया के पेड़ों को काट दिया जाता है। तो इस तरह से भी वन विनाश हो रहा है। तो जो कि सरकार द्वारा जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं, इनके अंतर्गत भी वनों के विनाश में महत्वपूर्ण योगदान रहा है, मतलब महत्वपूर्ण कारण रहा है। फिर आता है कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिज, जो बांधों का जब निर्माण किया जाता है, उसमें भी सिंचाई की दृष्टि से जो बांधों का निर्माण करते हैं, विद्युत ऊर्जा उत्पादन के रूप में जो उसका निर्माण करते हैं, विद्युत ऊर्जा के लिए जब निर्माण करते हैं, तो तब भी वनों को काटा जा रहा है। तो ये भी एक कारण है जो वनों को विनाश में सहायक है। फिर है डिजीज ऑफ फॉरेस्ट, वनों में बहुत सारी बीमारियां लग जाना है। वनों में जो रोग लग जाते हैं, जैसे आम है, जामुन है, अमरूद है, नींबू है, इनमें इस तरह के वनों में बहुत सारी जब रोग लग जाते हैं, उसके कारण पेड़ों को काटना पड़ता है ताकि वो रोग मानव के अंदर तक ना पहुंचे, क्योंकि वो जब आम, वो फल, जो सब्जी जब खाएगा तो व्यक्ति बीमार होगा। तो इस आधार पर भी वनों के विनाश का सबसे बड़ा कारण रहा है। फिर आता है आपका औद्योगिक विकास, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए भी वनों को काटा जा रहा है। एक्सटेंशन ऑफ सिटी एंड विलेजेस,
और जहां पर हम शहरी और शहर से गांव का विस्तार हो रहा है, शहर एवं गांव में जहां जहां भी विस्तार हो रहा है, शहरी क्षेत्र भी बढ़ता जा रहा है, ग्रामीण क्षेत्र भी बढ़ता जा रहा है, इस आधार पर भी हम देखते हैं कि वनों को काटा जाता है। फिर है निर्दयतापूर्ण वनों की कटाई, कटिंग ऑफ द फॉरेस्ट विद फेयरलेसनेस। कहने का मतलब यह व्यक्ति बेखौफ कानून को भी अपने हाथ में लेकर के वनों की कटाई कर रहा है, अविवेकपूर्ण कटाई कर रहा है। तो ये भी एक अप्रत्यक्ष कारण है, बहुत सारे कारण हैं जो वनों के विनाश में अग्रसर होते जा रहे हैं। फिर आता है मिनरल्स ऑफ रिसोर्सेज। मिनरल ऑफ रिसोर्सेज में आप देखते हैं कि बहुत सारे मिनरल्स हैं, खनिज पदार्थ, ये भी एक खनिज पदार्थ है। एक मेटेलिक मिनरल्स है, नॉन मेटेलिक मिनरल्स है, फ्यूल एंड रिलेटेड मिनरल्स है। मेटेलिक मिनरल्स हैं जो धात्विक पदार्थ है। अभी हमने जल संसाधन के रूप में पढ़ा, फिर हमने वनों के संसाधन के रूप में पढ़ा, भूमि को पढ़ा, अब ये एक तरह से धात्विक पदार्थ है जो कि ये भी एक प्राकृतिक संसाधन है, जिसके अंदर मेटेलिक मिनरल्स है, जिसमें हम देखते हैं कि बहुत सारे लोहा है, तांबा है, सोना है, चांदी है, टिन है, पारा है, एंटीमनी है आदि, ऐसे बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो कि धात्विक खनिज के रूप में जानी जाती है, जो धातु है, जिस धातु का उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग में लेते हैं। इसी तरह से नॉन मेटेलिक मिनरल्स जो अधात्विक खनिजे हैं, जिसमें आप देखते हैं जो कच्चा उत्पादन है, जिसमें गंधक है, नमक है, खड़िया है, चूना है, पत्थर है, नमक है, बास्केट है। तो इस तरह से अलग अलग ऐसे तत्व हैं जो कि नॉन मेटेलिक मिनरल्स के अंतर्गत आते हैं। और फ्यूल रिलेटेड मिनरल्स जो ईंधन के रूप में प्राप्त होते हैं, जिसमें आप पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन है, इस तरह से अलग अलग तरह के जो फ्यूल रिलेटेड मटेरियल्स है वो आते हैं। तो 3 रूपों में हम मटेरियल रिसोर्सेज देते हैं, मिनरल रिसोर्सेज देखते हैं, तो जो कि खनिज पदार्थ के रूप में प्राप्त होते हैं। और खनिज का आप सभी जानते हो कि व्यक्ति दैनिक जीवन में इसका उपयोग करता है, औद्योगिक के रूप में करता है, घरेलू रूप में करता है, और अपना जीवन जीने के लिए भी करता है, और अपने जीवन को आसान बनाने के लिए भी इसका उपयोग करता है। इम्पैक्ट ऑफ मीनिंग एंड ऑफ इन्वायरमेंट, इसका जो सबसे ज्यादा प्रभाव खनिज पदार्थ का होता है पर्यावरण पर पड़ता है। सबसे बड़ा खनिज पदार्थ का जो प्रभाव पर्यावरण पर पड़ता है, सबसे कारण है इसका जो विदोहन हो रहा है, पर्यावरण को असंतुलन स्थिति पैदा कर रहा है, माने पर्यावरण को संतुलित नहीं कर पा रहा है। और इसमें हम देखते हैं कि अधिक मात्रा में नहीं हो पा रहा है। जो खनिज पदार्थों का जो खनन है, अधिक मात्रा में होने से मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति भी नहीं होती है, और जनार्दकी के कारण खनिज पदार्थों का विदोहन होता है। तो ये एक फर्स्ट इम्पैक्ट है। दूसरा इम्पैक्ट है इम्पैक्ट ऑफ वाटर रिसोर्सेज। जो जल स्रोत है, जल स्रोतों का प्रभाव भी इसके ऊपर पड़ रहा है। जो अब देखते हैं कि कुछ खनिज पदार्थों में खनन अधिक गहराई पर जा रहा है, और जल को इसके स्थान से बाहर निकालने के पश्चात खनिज पदार्थों को प्राप्त किया जाता है। कुछ जैसे जल स्रोत है वो जो सूख गए हैं, तो ये भी एक कारण है जो खनिज पदार्थों को के एनवायरनमेंट को प्रभावित कर रहा है। और इसके साथ साथ हम देखते हैं कि दक्षिणी अफ्रीका में सोने की खान से अधिक जल निकासी के कारण वहां का जल स्तर नीचे चला गया है। कुछ खान ऐसी हैं वहां पर सबसे ज्यादा सोने की खान की जाए, दक्षिणी अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में ऐसा माना जाता है कि वहां पर बहुत ज्यादा खाने सोने की हैं, तो वो खनन जैसे जैसे उसका गहराई में खनन किया जाता है, वहां जल का स्तर और ज्यादा नीचे होता चला जा रहा है। वनस्पतियों पर भी प्रभाव डाल रहा है। वनस्पतियों में प्रभाव इस आधार पर डाल रहा है कि इसमें जल स्तर के नीचे होने से, जल स्रोत सूखने से वनस्पतियों का विकास भी रुकता जा रहा है। वनस्पति जहां एक ऊंचाई पर उगती थी, उसका जो विकास होता था, वो विकास दिन प्रतिदिन नीचे होता जा रहा है, उसका जो वृद्धि है नहीं बढ़ नहीं पा रही है। तो इस तरह से ये इम्पैक्ट ऑफ वाटर रिसोर्सेज के ऊपर है। फिर इम्पैक्ट ऑन वेजिटेबल्स, वनस्पतियों के ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ रहा है। इम्पैक्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पर भी पड़ रहा है। जो कृषि उत्पादन के क्षेत्र में भी इसका उत्पादन देखते हैं कि जैव विविधता में ह्रास हो रहा है, बायोडायवर्सिटी है उसका ह्रास हो रहा है, और प्रत्यक्ष रूप में कृषि क्षेत्र में कमी आती जा रही है, और दुष्प्रभाव इसका पर्यावरण का बढ़ता जा रहा है। इकोलॉजिकल इम्पैक्ट, ये भी एक तरह से कारण है इकोलॉजिकल इम्पैक्ट का। जो पारिस्थितिकी है वो असंतुलित होती जा रही है। देश, समाज, विश्व के सभी क्षेत्रों में इकोलॉजिकल इम्पैक्ट देखा जा रहा है। फिर आता है अपना अर्थक्वेक, जो कि आप देखते हैं भूकंप जो सबसे बड़ा कारण है कि वो जो मिनरल्स है इनका खनन कार्य किए जाने के कारण हो रहा है। जो भयंकर त्रासदी जितनी ज्यादा अधिक खनिज पदार्थों को आप भूमि से निकालोगे, भूमि के साथ जितना आप मानवीय हस्तक्षेप करोगे, तो उतने ही भूकंप आने की भी संभावना रहती है।
तो इसलिए और जल निकास व खानों में जल भराव की उपस्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण भूकंप की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि जल अभाव होगा और जल भराव की स्थिति भी उत्पन्न होगी और जल निकास के खानों में दोनों तरह की जो समस्याएं हैं वो दोनों की दोनों आएंगी। फिर दुर्घटनाएं, कुछ दुर्घटनाएं ऐसे जैसे सूखा पड़ना है, खादानों में आग लगना है, पर्यावरण प्रदूषण होना है, जैसे और जल भराव होना। बिहार एक ऐसा क्षेत्र है वहां पर आए दिन जल भराव रहता है, तो जल भराव के कारण भी हम देखते हैं कि जो उसके जो खनिज तत्व है, मिनरल्स है, वो दिन प्रतिदिन उन पर भी प्रभाव पड़ा, वो भी नष्ट होते जा रहे हैं और उससे मजदूरों की मृत्यु भी हो जा रही है। तो इस तरह की जो दुर्घटनाएं, दुर्घटनाओं का प्रभाव भी मानवीय जीवन और अस्तित्व को संकट में डाले हुए हैं। फिर है इंपॉर्टेंस इन मिनरल रिसोर्सेज। तो इसके बहुत सारे इंपॉर्टेंस है मिनरल रिसोर्सेज के। मिनरल रिसोर्सेज में अपन देखते हैं कॉम्प्लेक्शन ऑफ ह्यूमन नीड। सबसे बड़ा जो कारण है मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करना। मिनरल रिसोर्सेज जिसमें आभूषणों को आप उपयोग करते हो तो सोने का आप उपयोग करते हो, इसी तरह से आप बच्चों के खिलौने के लिए निर्माण करते हो, जैसे टीन है, लोहा है, प्लास्टिक का आप निर्माण करते हो। लोहे के द्वारा आप घर में ऐसी चीजें, बिल्डिंग का निर्माण होता है वो लोहे के द्वारा, आरसीसी की जो सरिये लगाए जाते हैं वो भी लोहे के द्वारा लगाए जाते हैं। तो इस तरह से व्यक्ति की मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति में इन मिनरल रिसोर्सेज का महत्वपूर्ण भूमिका रही है। फिर दूसरा बेसिस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास के रूप में भी हम इसका उपयोग देखते हैं। जो प्राकृतिक गैस है, खनिज तेल है, इसका आयात भारत एवं द्वारा किया जाता है, दूसरे देश से उसका भुगतान करना पड़ता है, तो आर्थिक प्रगति को भी आधार मिलता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कहीं कहीं जो खनिज पदार्थ है निर्यात किए जाते हैं, कहीं कहीं आयात किए जाते हैं, इसके आधार पर मिनरल रिसोर्सेज का महत्व है। फिर है इंक्रीमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, रोजगार में वृद्धि मिलती है। जैसे प्रथम अवस्था में आपने देखा खनिज पदार्थों के खनन में मानवीय श्रम की आवश्यकता होती है। आप भी कोई भी खनिज पदार्थ का आप खनन कर रहा है तो उसमें मानवीय श्रम चाहिए, मानवीय श्रम चाहिए तो व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, इससे ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। फिर दूसरा उसका शुद्धिकरण के लिए, कोई भी खनिज पदार्थ में कच्चे रूप में प्राप्त होता है, उसका शुद्धिकरण के लिए अलग से लोगों की व्यवस्था करनी पड़ेगी आपको, तो उसमें और ज्यादा लोगों की आवश्यकता होगी, तो उनको रोजगार मिलेगा। फिर उसका विक्रय करने के लिए तो वो दुकानों तक चीजें जाएंगी, और जब वो दुकानों तक जाएंगी, बाजार में जाएंगी चीजें, तो उसके लिए अलग व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, तो वहां पर भी रोजगार के रूप में व्यक्ति को रोजगार मिल पाएगा। फिर आता है हाई लेवल स्टैंडर्ड, उच्च जीवन स्तर के अंतर्गत भी हम देखते हैं कि व्यक्ति अपनी सुख सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए, उन सुख सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए भी मिनरल रिसोर्सेज का उपयोग करता है। वर्तमान में हम महिलाओं जो परंपरागत गैसेस हैं, जो आप देखते हैं कि जो हम सिलेंडर वगैरह लेते हैं, एलपीजी गैस का उपयोग करते हैं, तो ये सारी गैसेस, सीएनजी गैसेस का उपयोग करते हैं। तो इस तरह से जो एलपीजी गैस का जो उपयोग है वर्तमान में सबसे ज्यादा हो रहा है और इस संपूर्ण समस्याओं का समाधान कर दिया है। जो उच्च जीवन स्तर है व्यक्ति का बढ़ता जा रहा है, तो हम देखते हैं कि इन सुख सुविधाओं की पूर्ति के लिए भी खनिज संसाधन का अपना एक महत्वपूर्ण योगदान है। यातायात का विकास है, डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, जिसमें हम देखते हैं कार है, बस है, स्कूटर है, इन सभी का निर्माण लोहे से, स्टील से, इनसे होता है। ये भी एक खनिज संसाधन है और ये तो एक इसका हार्डवेयर चीज बनाने में, और डीजल पेट्रोल इसके अंदर डाला जाता है जो व्यक्ति जो उन सारे संसाधनों को चलाता है। तो यातायात के साधनों के विकास में भी इसका अपना एक महत्व है। फिर आता है मिनरल रिसोर्स रिलेटेड प्रॉब्लम, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स है जो खनिज पदार्थों से संबंधित समस्याएं, जैसे खनिज वितरण की समस्या होती जा रही है। दिन प्रतिशत खनिज का उत्पादन हो रहा है और 34% भाग ही उत्पन्न हो पाता है, और देखा जाता है कि राष्ट्र में खनिज संसाधनों की सबसे ज्यादा कमी होती जा रही है। फिर है लेक ऑफ मिनरल रिसोर्सेज, और खनिज संसाधनों की सबसे बड़ी कमी का भी कारण है, क्योंकि यहाँ पर जो रिसर्च है उसका अनुसंधान है उसमें बहुत ज्यादा कमी है। भारत का अनुसंधान इतना डेवलप नहीं है कि वो ज्यादा से ज्यादा खनिज को प्राप्त कर सके और भूगर्भ के अंदर छिपे हुए जो कुछ पदार्थ हैं उनको वो प्राप्त कर सकते, क्योंकि खनिज पदार्थों को तभी प्राप्त किया जा सकता है जब भारत के पास सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी विकसित हो, सबसे ज्यादा अनुसंधान कार्य किया गया हो। फिर है खनिज तकनीकी का अभाव,
एक ये भी सबसे बड़ा कारण है कि वर्तमान में खनिज तकनीकी का सबसे ज्यादा का अभाव है, क्योंकि भारत के अंदर बहुत सारे ऐसे खनिज तत्व आज भी वर्तमान में धरती के अंदर छुपे हुए, परंतु वो तकनीक विकसित नहीं कर पा रहा है, जिसके कारण उसका अभाव पाया जा रहा है। वेस्ट ऑफ मिनरल्स ये भी एक कारण है, खनिजों का अपव्यय हो रहा है, और खनिजों के अपव्यय के अंदर भूगर्भ में जो दबे रह जाते हैं उनका उचित उपयोग नहीं कर पाते हैं। कुछ ऐसी चीजें हम वेस्ट मटेरियल जो निकालते हैं, लोहा है और स्टील है, तो वो उसका दोबारा यूटिलाइज नहीं करते हैं, तो वो भी एक कारण है कि वेस्ट मटेरियल के रूप में भी इसका उपयोग नहीं हो रहा है। और भूखंड के अंदर जो दबा हुआ है खनिज जो विशाल है उसको नहीं निकाल पा रहे हैं। तो भूमि संबंधी समस्या, सबसे बड़ी समस्या ये भी है, जो भूमि का खराब और अनुपयोगी हो जाना है। खनन का कार्य होता है, उसके आसपास की भूमि व कृषि है वो उपयोगी नहीं हो पाती है, जिसके कारण अनेक तरह की भूमि पर गड्ढे बन जाते हैं, उससे परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं और कृषि उत्पादन संभव नहीं हो पाता है। तो एक ये भी कारण है कि लैंड रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी आ जाती है। भूमि के जनरल सी बात है, जहां खनन कार्य हो रहा है, खनन से जो सामान निकाला जा रहा है, खनिज पदार्थ निकाले जा रहे हैं, उसके आसपास की भूमि पे छोड़े जा रहे हैं, वो भूमि वहां की जो भूमि वो उपयोगी नहीं हो पा रही है। उपयोगी नहीं होने का प्रमुख कारण है क्योंकि जो खनिज पदार्थ निकाले गए हैं वो खनिज पदार्थ मिट्टी पर डाले गए हैं, और वो मिट्टी उन खनिज पदार्थों के कारण उसकी गुणवत्ता को नष्ट करने लगता है। तो लिमिटेड स्टॉक है, सबसे बड़ा सीमित जो भंडार है। दिन प्रतिदिन जनसंख्या बढ़ती होती जा रही है, व्यक्तियों की मांग बढ़ती जा रही है, इसके कारण भी लिमिटेड स्टॉक रहता है। इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन और पर्यावरण प्रदूषण भी एक सबसे बड़ा कारण है, जो खनिज पदार्थों को के लिए प्रॉब्लम्स बना हुआ है, मिनरल्स के लिए प्रॉब्लम्स बना हुआ है, जिसमें पर्यावरण को प्रदूषित कर रहा है। जो भी पेट्रोल है, डीजल है, हम जो यूज करते हैं, जो गैस यूज करते हैं, उसमें से जो कार्बन निकलता है वो पर्यावरण को प्रदूषित कर रहा है। तो इस तरह से अनेक तरह की जो समस्याएं हैं मिनरल रिसोर्सेज की, जो जिनके बारे में व्यक्ति को जानने की आवश्यकता है और उसको सही तरीके से इसका उपयोग करने की आवश्यकता है। मैनेजमेंट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज, आप खनिज समस्याओं का समाधान में प्रबंधन किस तरह से करते हैं? प्रबंधन एक मैनेजमेंट एक सबसे बड़ी चीज है, जो आप जो खनिज पदार्थों को, आवश्यक तत्वों को आप इसका उपयोग कर सकते हैं। इन्वेंशन ऑफ मिनरल्स, आप खनिजों की खोज करें, ज्यादा से ज्यादा। सबसे बड़ा राष्ट्र का दायित्व बनता है कि ज्यादा से ज्यादा खनिज को खोजा जाए, ताकि सभी जगह उस खनिज पदार्थों को उपलब्ध कराया जा सके, ताकि हमें बाहर से आयात न करना पड़े। फिर वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग, यूज ऑफ द साइंटिफिकली मेथड, बहुत अच्छे से अच्छी खनिज पदार्थों के अपव्यय को रोकने के लिए, जो खनिज पदार्थ का अपव्यय हो रहा है उनको रोकने के लिए अच्छे से अच्छी टेक्नोलॉजी यूज की जाए, उसका साइंटिफिकली वैज्ञानिक तरीके से उसका रिसाइकिल किया जाए। फिर एक खनिजों का मितव्ययी पूर्ण उपयोग, जो भी हम खनिज पदार्थ उपयोग में ले रहे हैं उसका हम मितव्ययी सही तरीके से उसका विवेकपूर्ण उसका उपयोग करें। जनरल सी बात है, हमें थोड़ी देर दुकान पर जाना है, जो कि मुश्किल से 10 मिनट का रास्ता है या 5 मिनट का रास्ता है, उसमें भी हम अपना व्हीकल लेकर के चलते हैं। उसमें क्या होता है कि आप अपने शारीरिक रूप में अपने आप को कष्ट नहीं देना चाहते हैं, और जो आप शारीरिक रूप में तो बीमार होते ही हैं, क्योंकि व्यक्ति का 5 मिनट चलना, 10 मिनट चलना वो बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो ये देखा जाता है कि आप उस 5 मिनट 10 मिनट को आप पैदल ही चलें। तो इस तरह से हम खनिज के रूप में मितव्ययी हो सकते हैं। फिर प्रदूषण से सुरक्षा के लिए भी हम प्रोटेक्शन फ्रॉम पॉल्यूशन, इसके अंतर्गत हम देखते हैं खनिज खनन के पश्चात होने के लिए प्रदूषण नियंत्रण के लिए उपाय करने चाहिए, और खनन कार्य बंद होने के पश्चात में उसको उपेक्षित कर दिया जाता है, जिससे खनन से गड्ढे होने के कारण उसके आसपास की जो मिट्टी है वो प्रदूषित हो जाती है। तो हमें वो पॉल्यूशन को रोकना होगा, जहां खनन कार्य हो रहा है, जहां वो जो खनिज पदार्थ निकाले जा रहे हैं, उस भूमि को सही सुरक्षित बनाने का भी प्रयास करना चाहिए और उस पॉल्यूशन को रोकना चाहिए। फिर आता है मिनरल रिलेटेड पॉल्यूशन ऑफ गवर्नमेंट, पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट। मिनरल रिलेटेड पॉलिसीज ऑफ सरकार की खनिज संबंधी जो नीतियां हैं, उन नीतियों की सबसे ज्यादा जरूरत है सरकार को भी अलग अलग ऐसी नीतियां बनानी चाहिए, ताकि खनिज पदार्थों का सही तरीके से उपयोग हो सके, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वो बात पहुंच सके,
और इसके आधार पर हम देखते हैं कि खनिज संसाधनों का जनहित में इसका का प्रयोग संभव हो पाया है। अवैध और अनुचित खनिज खनन को रोकना चाहिए। अवैध और अनुचित खनन वो होता है जो चोरी छुपे रूप में, कालाबाजारी के रूप में इसका उपयोग किया जाता है और कालाबाजारी के रूप में इसको महंगे दामों में बेचा जाता है। जनता के साथ भी एक तरह से उनको अंधेरे में रखा जाता है और जो करने वाला है वो भी एक गलत काम कर रहा होता है। तो सरकार की खनिज संबंधी नीतियों के ऊपर भी कार्य, वर्तमान में आपने देखा कोयला घोटाला है, कोल घोटाला है। जो कोल घोटाले में आप देखिए कि कितना सारा कोयला जो कि काले बाजारी के रूप में बेचा जा रहा है, उसमें लोग व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा पैसा बना रहे हैं। ऐसे नेताओं को, ऐसे व्यक्तियों को कानूनी रूप में दंडित किया जाना चाहिए। सरकारी प्रयास इस तरह से होना चाहिए। सरकार को अवेयर होने की आवश्यकता है, व्यक्ति को अवेयर होने की आवश्यकता है। तो इस तरह से हम सरकार की खनिज संबंधी नीतियों को भी नीतियों के द्वारा जो इसकी जो प्रबंधन व्यवस्था है उसको हम व्यवस्थित कर सकते हैं। फिर आता है आपका परिवहन व्यवस्था, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। खादानों के उपयोग स्थल तक लाने में मार्गों में नवीनीकरण के साधनों का उचित तरीके से सरकार को ध्यान देना चाहिए। जो खादान है, जहां से खनिज निकाले जा रहे हैं, जिन खादानों से खनिज निकाले जा रहे हैं, वहां से लेकर जो इंडस्ट्रियल एरिया है, जो औद्योगिक क्षेत्र है, वहां तक ले जाने के लिए एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ऐसा होना चाहिए ताकि खनिज सही तरीके से जाए, बीच में चोरी ना हो। उन खादानों के लिए सबसे बड़ी बात है कि सरकार को खनन प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो, खनिज संसाधनों का अपव्यय को रोका जाए। जो भी खनिज संसाधन का अपव्यय हो रहा है उनको रोका जा सके। तो इस तरह से हम इसका खनिज संसाधनों की व्यवस्था कर सकते हैं, उसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। इस प्रकार प्रबंधन करने से खनिज संसाधनों की समस्या का समाधान संभव हो सकता है और प्रकृति के अनुपम एवं निःशुल्क उपहार जो व्यक्ति के बचाने के लिए सदुपयोगी होना चाहिए और बहुत ज्यादा उपयुक्त होना चाहिए। आप सभी जानते हैं कि खनिज संसाधन प्राकृतिक उपहार है। इन खनिज संसाधनों का आप प्रकृति का जो उपहार दिया हुआ है व्यक्ति को, उन उपहार को संजो के रखने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। इस संजोने से में सबसे बड़ी चीज है, आप जल को संजो के रख सकते हो, जल जीवन के रूप में है। भूमि को संजो के रख सकते हो, वनों को संजो के रख सकते हो और खनिजों को संजो के रख सकते हो। तो मान लीजिए निश्चित तौर पर आप पर्यावरण को पूरी तरह से सुरक्षित रख सकते हैं। इस चीज के लिए भी हमें खुद से पहल करने की आवश्यकता है और आसपास के व्यक्तियों को भी को अवेयर करने की आवश्यकता है। बच्चों को इससे संबंधित पूरी तरह जानकारी देने की आवश्यकता है। तो हम देखते हैं कि प्राकृतिक संसाधन किसी न किसी रूप में अपना उपयोग कर पाते हैं और इस उपयोग के आधार पर हम बहुत अच्छा पर्यावरण बना सकते हैं। तो हमने देखा कि पर्यावरण के अंतर्गत बहुत सारी चीजें थी, प्राकृतिक संसाधन थे। प्राकृतिक संसाधनों में प्रकृति का योगदान है, प्रकृति किस तरह से प्राकृतिक संसाधनों का निर्माण करती है और उन प्राकृतिक संसाधनों का मानव उपयोग करता है। तो हमें अपने से ही पहल करने की आवश्यकता है और मैं आशा करती हूं कि मेरे द्वारा जो भी बात आपको बताई गई है प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित, आप उसका निश्चित रूप में उसका सही उपयोग करेंगे और उसको व्यक्तियों को अवेयर करेंगे, बच्चों को अवेयर करेंगे ताकि हम एक अच्छे भारत का निर्माण कर सकें। धन्यवाद।